नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कभी आपने सोचा है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य के भी पसीने आ जाएं, मंच पर आ जाएं, पिछड़ी जातियों के सम्मेलन में आ जाएं, घबरा जाएं, समझ में नहीं आ जाए करें क्या? नहीं हुआ ना। मैं आपको पूरी विस्तार से कहानी समझाता हूं। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध आपसे। आप सब जानते हैं कि जिस तरह की खबरें आप इस चैनल पर देखते हैं वो सरकार को पसंद नहीं आती। सरकार ने तरह तरह की जांचें कराई हमारे खिलाफ, हमको धमकाने की कोशिश करी, अफसर दफ्तर पे हमला कराया, किसी भी तरह से कि हम ये सच बोले ना, हम अपनी शाम की डिबेट ना करें, इसके लिए बहुत बड़ा लालच देने की कोशिश की गई। हमने कहा कि हमारे दर्शक हमारी प्राथमिकता है, हम किसी लालच में नहीं आएंगे, हम अपने दर्शकों से सहयोग मांगेंगे। ये आप एक डिस्प्ले देख रहे हैं। यदि आपको लगता है ये ईमानदार चैनल है, हम हिम्मत से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें आर्थिक सहयोग करिए। आपका छोटा सा भी आर्थिक सहयोग हमें बहुत मजबूती देगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और सहयोग लेगी। अब मैं बात करता हूँ केशव मौर्य की। असल में उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत उलझ के रह गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया था वही उसके गले की फांस बन गया है। प्रयोग था कि पिछली बार 2017 में सारी पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझसे बड़ा पिछड़ी जाति का नेता कौन। और बात भी सही है कि प्रधानमंत्री जी अगर पिछड़ी जाति से आते हैं, हालांकि उनकी जाति को लेकर भी विवाद खड़े होते रहते हैं, वो तेली जाति से आते हैं और कहा गया गुजरात में इस जाति को बाद में पिछड़ी जातियों में शामिल किया गया। लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश को लोगों को चूंकि 2017 में प्रधानमंत्री जी पर बहुत भरोसा था, तो उन्होंने मान लिया पिछड़ी जाति के नेता हैं। और जब होर्डिंग्स लगे थे तो उसमें प्रधानमंत्री जी की, अमित शाह जी के साथ साथ केशव मौर्य की भी बड़ी सी तस्वीर लगी थी। तो उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों को संदेश दिया गया कि हम ही आपके रहनुमा हैं। अनुप्रिया पटेल भी आ गई, ओपी राजभर भी आ गए और तमाम नेता इकट्ठे होके और चुनाव लड़ा गया और बहुत शानदार जीत हासिल कर ली गई। लेकिन चुनाव के बाद सीन बदला और उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की उपेक्षा की जाने लगी। केशव मौर्य उसके बड़े प्रतीक के रूप में उभरे और लगातार केशव मौर्य का जिस तरह उत्पीड़न हुआ, जिस तरह उनका अपमान हुआ, उसको विपक्षी दल लगातार मुद्दा बनाते रहे। ओपी राजभर ने कई मंचों पे कहा कि केशव मौर्य तो एक दरोगा ट्रांसफर कराने की स्थिति में नहीं है। और बात भी सही थी, मेरी जानकारी में भी है कि केशव मौर्य को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश की गई। उनके ठेकों को लेकर एक बार बार मीडिया में ये भ्रम फैलाया गया कि साहब केशव मौर्य ठेकों में बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। और उनके विभाग के प्रमुख सचिव भी वो तैनात किए गए जो उनकी सुने ही ना। बार बार उनके नियुक्तियां, उनके ठेकों में, उनकी नियुक्तियों में दखल दिया जाने लगा। और जब विपक्ष के लोग केशव मौर्य पे हमला करते थे तो मुख्यमंत्री जी की जो आईटी टीम है, मुख्यमंत्री जी जो करीबी लोग हैं, वो जो हमेशा बचाव करते हैं, वो केशव मौर्य के बचाव में कभी नहीं उतरे। कभी दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, केशव मौर्य ईमानदार अफसर हैं, मंत्री हैं, हमारे डिप्टी सीएम हैं। मतलब साफ था कि मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम के बीच में एक लाइन खिंची हुई नजर आती थी। ये पहली बार नहीं है, देश के कई राज्यों में ऐसा होता है कि जब सीएम को लगता है कि डिप्टी सीएम मेरी कुर्सी तक आ सकता है तो वो उसके पर कतरने की कोशिश करते रहते हैं। मगर उत्तर प्रदेश में दांव थोड़ा उल्टा पड़ गया। उल्टा इसलिए पड़ गया कि केशव मौर्य भी संगठन के आदमी हैं और दूसरा विधायक उनके पक्ष में बहुत रहते हैं। विधायक रहते हैं और वो सभी की बात सुनने वाले नेता के रूप में उभरे हैं। कार्यकर्ता विधायक खुश रहते हैं। तो केशव मौर्य के नाम पे भीड़ फिर इकट्ठी होने लगी। और जब चुनाव की बात आई और दिल्ली दरबार और यूपी दरबार के मतभेद, मनभेद, ऐसी तमाम खबरें आई, तो इन लोगों को लगने लगा कि भाई अब केशव मौर्य का नंबर लग जाएगा। लेकिन इस बीच में पिछली जातियों की उपेक्षा का मामला लगातार भड़कता चला गया। एक बहुत बड़ा मुद्दा है 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का मुद्दा। पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। पिछड़ा वर्ग कह रहा है कि इन 69,000 भर्तियों का एक बहुत बड़ा घोटाले का जिन है। इन पिछड़ी भर्तियों, जो कांड हुई, ये भर्तियां हुई, इसमें पिछड़े वर्ग की बहुत उपेक्षा की गई है। इसकी जांच नहीं कराई जा रही है, कोर्ट तक मामला है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला एक सरकार के ऊपर एक कलंक लग गया है।
बेरोजगार नौजवान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कभी उन पे लाठियां चलती हैं, कभी उन पे पानी की बौछारें हो जाती हैं, मन मन कसोस कसोस के रह जाते हैं, हर जगह मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब उनको लगा कि चुनाव पास में आया तो सबक सिखाया जाए। तो हुआ यूं कि केशव मौर्य पिछड़े वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने गए, बड़े मन से गए थे, लगा कि पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है ये, तो पिछड़ों की बात करेंगे। जैसे ही केशव मौर्य मंच पे खड़े हुए, बाहर उसी हॉल में एकदम कई सारे नौजवान हाथ में तख्ती लेकर खड़े हो गए और कहने लगे ये तो घोटाला हो गया, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच करो, नारेबाजी करने लगे। केशव मौर्य पूरी भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूल गए कि ये करें क्या। पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको इसकी और दास्तान बताता हूँ। ये तो अभी इतना दीदी ने समझाया, आपके समझ में नहीं आया, बहुत आप लोग ना समझ हो कभी समझ में नहीं आया, बहुत आप लोग ना समझ हो कभी देखा आपने ये वीडियो। जब केशव मौर्य को कुछ समझ में नहीं आया तो वो नारे लगाने वाले भारत माता की जय। अब एक तरफ पिछड़ी जाति के नौजवान नारे लगा रहे हैं कि हमारी आरक्षण भर्ती में घोटाला हो गया, पिछड़ों के संग घोटाला हो गया, और केशव मौर्य कह रहे हैं भारत माता की जय। केशव जी, भारत माता की जय दिल से, लेकिन भारत माता की जय कहने से इन नौजवानों को नौकरी नहीं मिल जाएगी। भारत माता की जय कहने से इनके परिवार में खाने को नहीं मिल जाएगा। ये सब वो नौजवान हैं जो भारत माता के लिए अपने प्राण दे सकते हैं, मगर ये क्या जो आपकी सरकार इन पिछड़ी जातियों के संग खेल कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। आप क्या केवल सेंटिमेंट्स, केवल हिंदू मुसलमान भारत माता की जय इस तरह का माहौल बना के इन लोगों को शांत कर लेंगे? ये पिछड़ी जाति के नौजवान है, परेशान नौजवान है, समाज में उपेक्षित नौजवान है। 1 साल हो गया आपकी सरकार में, कहीं लाठीचार्ज हुआ है, कहीं पानी डाला गया इन पे, कहीं बहुत परेशान किया है। हफ्तों हफ्तों भूखे बैठे रहे, धरने पे बैठे रहे, कोई उनकी बात सुनने नहीं गया। अब आप ये हजारों नौजवान परेशान रहेंगे और आप कहेंगे पिछड़ी जाति के लोग आपको वोट दे दे। क्यों वोट दे देंगे केशव जी? आप बताइए, आप किस मुंह से कहेंगे? आपका तो खुद इतना अपमान हो गया है सरकार में। क्यों नहीं आप केंद्रीय नेतृत्व से कहते हैं कि ये 69,000 भर्ती घोटाले का जिन वाकई में सही है गलती हुई है, क्यों नहीं हफ्ते भर में इसकी जांच हो सकती? कौन सी एसआईटी, जो आपकी एसआईटी बनी है, क्यों जांच सामने नहीं आती? आप बस कह देंगे हम शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे हैं और फाइल दबी रहेगी, जांच होती रहेगी। केशव जी, लिख के रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के ये नौजवान इस चुनाव में बहुत बड़ा गुल खिला देंगे। आज ये एक हॉल में आपके सामने शिक्षक भर्ती घोटाले की तख्ती लेकर नारेबाजी करने के लिए खड़े हुए हैं। मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि आप और आपके मुख्यमंत्री जी जिस जिस जिले में जाएंगे चुनाव प्रचार में, वहां ये नौजवान तख्ती लेके खड़े होंगे, पूछेंगे कि पिछड़ी जातियों के साथ ये धोखा क्यों हुआ। जब आप कहेंगे कि हमने बहुत सारा काम किया, हमने राम मंदिर बना दिया, हमने दिए जला दिए, तो ये तख्ती आएगी कि वो तो ठीक है, लेकिन ये पिछड़ों के संग घोटाला क्यों हुआ? ये 69,000 लोग बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? ये पिछड़ों की भर्तियां कहां गई? आज ट्रायल था केशव जी, समझ जाइए गुस्से के नौजवान के गुस्से को, पिछड़ी जाति के लोगों के गुस्से को। आप उनका हक मान रहे हैं।
बुंदेलखंड में एक यूनिवर्सिटी में नियुक्ति हुई 14-15, बताया जाता है 10 या 11 केवल क्षत्रिय थे उसमें। ये कौन सा जादू है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यूपी के आधे से ज्यादा थानों में सिर्फ क्षत्रिय इंस्पेक्टर मालदार पोस्ट पर तैनात हैं। आपको केवल ऊंची जाति के वोट चाहिए तो फिर ये पिछड़ी जाति के नौजवान ऐसी क्या नारे लगाते रहेंगे? और हम किसी जाति की बात नहीं कर रहे, हम समाज में सामाजिक संतुलन की बात कर रहे हैं। हम जातियों के खेल में नहीं फंस रहे हैं, लेकिन समाज ने पिछड़ी जातियों, दलित जातियों का आरक्षण बनाया ही इसलिए गया था कि वो समाज में उपेक्षित है, उनको न्याय मिलिए, न्याय दीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि इस घोटाले की जांच कर लो तो हफ्ते भर के अंदर जांच हो जानी चाहिए थी, तो दोषी लोगों को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। नौकरी क्या एक जाति विशेष के लिए आरक्षित हो गई है? विधानसभा में नौकरी निकली, विधानसभा सचिवालय में आपके मंत्रियों के, नेताओं के, विधायकों के, रिश्तेदार की नौकरियां लगा दी गई। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है विधानसभा सचिवालय में नौकरी का, मैं बहुत जल्दी आपके सामने लाऊंगा। फिर आप कहेंगे हमारी सरकार ईमानदार है। क्या सपनों में आती है ये ईमानदार सरकार? वक्त है 2 महीने कब भी सुधर जाइए, दोषी लोगों को जेल भेजिए। ये नौजवान घूम रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की मांग लेकर, हफ्ते भर में जांच कराइए, जो दोषी उसको जेल भेजिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, वरना बहुत परेशानी आने वाली है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, केशव जी, आपको भी और आपकी सरकार को भी। आप देखते रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको सच सच और सिर्फ सच दिखाएगा। सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए इस चैनल को। थैंक यू।